मेरे प्यारे बच्चों, कुछ स्टूडेंट के स्पेशल डिमांड के चलते मैं क्लास 8 का भी वीडियो बनाने के लिए आज बैठा हुआ हूँ। तो क्लास 8 में एक चैप्टर आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग कहते हैं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं हम लोग, प्रॉफिट प्रॉफिट तो समझ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट। उसके बाद इसमें आपका लॉस लॉस और लॉस परसेंट। तो लॉस और लॉस परसेंट जो होता है आपका डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट जो होता है, यह हमारा टैक्स या वेट और वेट टैक्स यानी कि टैक्स परसेंटेज से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो जो फॉर्मूला हम प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर टैक्स या वेट के लिए या टैक्स या वेट परसेंट के लिए हम वही फार्मूला इसमें भी यूज करते हैं। अब देखते हैं, हम दोनों को कंपेयर करते हैं किस तरह से ये यूज होता है। इसको ज़रूर दिमाग में रखें, है ना। इससे आपका क्या होगा कि किसी भी फॉर्मूला को याद रखने में आपको आसानी होगी। जैसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा में जैसे कि अगर लॉस या लॉस परसेंट से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए याद रखिए SP/CP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 होता है यह। उसके बाद इसी को आप कैलकुलेशन, अगर आपको सरल करने का तरीका मालूम है, किसी चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एक ही फार्मूला याद रख के जो है, इस फार्मूला को याद रख के आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी से कौन कौन सा फार्मूला बनता है। अगर SP हम इधर रख दें तो यह 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू क्या हो जाता है, यह CP हो जाता है। तो इससे ही यह फॉर्मूला बनता है। अगर इसको उल्टा दें, मतलब CP को ऊपर लेके चले जाएं और SP को हम नीचे लेके चले आए, तो क्या होता है कि इधर राइट साइड में भी 100 हमारा ऊपर और 100 माइनस लॉस परसेंट जो है यह नीचे चला आता है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि CP इक्वल टू 100 इंटू SP बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इसी से हमारा एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये बन जाता है। आप बहुत बच्चे को जो है ये दोनों फार्मूला याद रखने के लिए कहा जाता है, तो लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इतना सारा चीज़ याद रखिए। आप सीधा इसको याद रखिए, SP/CP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो इसे आप याद रखते हैं तो इसी की मदद से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको SP निकालना है, CP दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, इस दोनों चीज़ को रख दीजिए और इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो ये तो बात हो जाती है लॉस या लॉस परसेंट में। और इसी का कनेक्शन है, यही कनेक्टेड है डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट से। तो डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट में क्या होता है, एक मार्क प्राइस होता है, MP होता है ना। और MP के बाद जो है कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट दिया तो ये हो गया आपका सेल हुआ, यानी कि इसी चीज़ पर दुकानदार सेल किया, यानी कि आप जो है इस कीमत पर किसी चीज़ को खरीदे। तो इसमें क्या होता है
कि एमपी जो है यहाँ सीपी के तरह काम करने लगता है और ये एसपी तो एसपी के तरह काम करता ही है, सेलिंग प्राइस। तो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला जहाँ एसपी बाय सीपी लिखे थे वहाँ पर एसपी बाय एमपी लिखिए, इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो इसमें और इसमें हमने क्या अंतर किया, कुछ नहीं अंतर किया, सिर्फ सीपी के जगह पे क्या कर दिया हमने, एमपी कर दिया। और इसके आधार पर जैसे कि यह एसपी बाय सीपी था तो हमारा एसपी इक्वल टू इतना लिखाता था, तो एसपी इसमें भी डिस्काउंट वाले में भी, ये जो डिस्काउंट का सेक्शन हम लिख रहे हैं, डिस्काउंट वाले में भी आप एसपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 कर दीजिए और यह एमपी जो है उठ के इधर चला आया। उसके बाद इसमें सीपी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, तो सीपी निकालने के लिए 100 माइनस 100 गुना एसपी बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, तो इसी से हमारा एमपी निकल जाएगा। तो क्या हो जाए भाई, सीपी के जगह एमपी हम यूज कर रहे हैं किसमें, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट में। तो एमपी के लिए यानी कि इसी पर बिठा देंगे फॉर्मूला, 100 इंटू एसपी बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये तो आपको समझ में आ गया है ना कि यहाँ पर जो होता है आपका लॉस या लॉस परसेंट डायरेक्ट कनेक्टेड है आपका डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट से। और इसमें भी आपको क्या याद रखना है, इसी चीज़ को याद रखना है। देखिए फाइनली आप दो चीज़ याद रखिए, क्या, एक पहला ये नंबर कि एस पी बाय सी पी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 है ना। मैं जब भी प्रॉब्लम बताऊंगा तो इस फॉर्मूला का यूज करूंगा। और इसमें यहाँ याद रखिए एस पी बाय एम पी है ना, मार्क्स प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। तो यहाँ पर टेंशन ख़त्म हो गया, किसका किसका भाई, एक लॉस और लॉस परसेंट से रिलेटेड का प्रॉब्लम और डिस्काउंट परसेंट से रिलेटेड का प्रॉब्लम। इसके बाद प्रॉफिट में चलते हैं। तो प्रॉफिट जो होता है आपका, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट है ना, ये रिलेटेड किससे होता है आपका, टैक्स से रिलेटेड होता है। वेट भी एक तरह का टैक्स है और जीएसटी है ना, इस तरह का वर्ड यहाँ यूज किया जाता है और ये आपका टैक्स परसेंट रहेगा। तो इससे कनेक्टेड है। इसके लिए भी याद रखिए एसपी बटा सीपी है ना, एसपी बटा सीपी इक्वल टू 100 में प्लस कर दीजिए प्रॉफिट को, प्रॉफिट परसेंट को क्या कर देना है प्लस, बाय क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो ये इकलौता फॉर्मूला है इसके लिए। और यह तो जानते ही हैं हम लोग कि प्रॉफिट जो होता है वह क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है ना। प्रॉफिट कब होता है, जबकि सेलिंग प्राइस बड़ा हो, कॉस्ट प्राइस आपका छोटा हो। तो इसी तरह से इसमें भी आपका फॉर्मूला बनता है। इसमें कैसे बनता है, किसी चीज़ का मार्क्स प्राइस होगा है ना, किसी चीज़ का कीमत होगा। जैसे देखिए एमआरपी लिखा रहता है ना किसी में, किसी दवाई में या किसी सामान में, कहीं होटल में आप जाते हैं तो टोटल जो है मार्क्स प्राइस यानी कि जितना अमाउंट होता है वो मार्क्स प्राइस होता है। मार्क्स प्राइस में जो है कुछ ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, टैक्स ऐड हो जाता है। तो वो चीज़ जो है आपको पे करना पड़ता है टैक्स सहित। तो उस दुकानदार के लिए तो वो सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन आप जो है उसको कितना पेड किए, टैक्स सहित पेड किए, तो उसका वह सेलिंग प्राइस होता है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि यही चीज़ जो है, जैसे मार्क्स प्राइस हो गया, एमआरपी हो गया या मार्क्स प्राइस हो गया,
तो यह दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस भी हो जाता है ना। इसके बात को समझना है क्या कि वह सेलिंग प्राइस भी हो जाता है। और सेलिंग प्राइस में वो क्या ऐड कर लेता है, सेल टैक्स ऐड कर लेता है, सेल टैक्स ऐड कर लेता है। तो कभी कभी इस तरह से भी हो जाता है। अब मान लीजिए सेलिंग प्राइस में क्या कर दिया, सेल टैक्स भी यूज कर लिया, तो ये दोनों जोड़ के ना सेलिंग हुआ। तो इसीलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेलिंग प्राइस में सेल टैक्स को जोड़कर या सेल टैक्स का जो भी परसेंटेज होता है उसको ऐड कर लिया जाता है, तब उस बॉडी को, कहने का मतलब उस ऑब्जेक्ट को सेल किया जाता है। तो इसलिए किताब में कहीं कहीं आपको मिल जाए कि सेलिंग प्राइस पर ही हम लोग सेल टैक्स को कंक्लूड करते हैं, तो वह भी सही है। या कहीं दुकान में आप जाइएगा तो मार्क्स प्राइस जो भी रहेगा सबका मार्क्स प्राइस जोड़ लेगा, है ना। एमआरपी, दवाई का दाम एमआरपी जितना है वो जोड़ लिया, ऐड, उसको ऐड करने के बाद उसमें क्या होता है, टैक्स जोड़ दिया जाता है, टैक्स ऐड कर दिया जाता है, और तब उस सबको मिला के उसको सेलिंग किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं, समझने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो तुरंत हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं या कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। अब यहाँ पर है क्या कि डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे देख लीजिए कि आपको 20% का डिस्काउंट मिला, है ना, और किसी अमाउंट पर, तो डिस्काउंट परसेंट हम लोग किस पे निकालते हैं, मार्क्स प्राइस पर। तो 20% का डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो इस डिस्काउंट को हम निकाल सकते हैं 20% ऑफ MP कर देंगे। अब फिर उसके बाद 20/100 इंटू MP करके सॉल्व कर दीजिए इसको। अब यह जो वैल्यू आपका निकला ना, इस MP में आप उसको माइनस कर दीजिए। मान लीजिए यह जो वैल्यू निकला आपका, इसको हमने डिस्काउंट, यही डिस्काउंट D है, तो MP में D माइनस कर देंगे, तो यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि इतना रुपया आपको देना होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि MP जो था मार्क्स प्राइस एक बुक का 500 था, किसका, बुक का 500 था। इसके बाद आपको कहा कि 20% का हम डिस्काउंट देंगे। दुकानदार क्या बोला, 20% का डिस्काउंट देते हैं। तो कितना डिस्काउंट देगा भाई, तो कितना डिस्काउंट देगा, ये डिस्काउंट निकालने के लिए 20% ऑफ मार्क्स प्राइस यानी कि 500 पर निकाल लीजिए 20/100 इंटू 500। तो ये दोनों जीरो कट गया, तो 5 दूना 10, यह आपका 100 निकल गया, 100 निकल गया। अब क्या करेंगे, देखिए SP सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उसका एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा, तो SP इक्वल टू MP में माइनस कर देंगे यह डिस्काउंट। तो यह कितना हो जाएगा आपका, 500 में 100 माइनस हो जाएगा, तो यह 400 आपका बच जाएगा। तो अब आपको अदा कितना देना पड़ेगा उस बुक के लिए, 400 देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी जानकारी में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ठग ना ले, दुकानदार आपको बेवकूफ़ ना बना ले, इसलिए यह जानना ज़रूरी है। ये तो हो गया आपका डिस्काउंट का कहानी। इसको आप बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि 5% का सेल टैक्स आपको लगता है ना, सेल टैक्स लगता है, तो सेल टैक्स जो निकलता है, तो यहाँ पर आपका बुक कह रहा है कि सेल प्राइस पर निकलता है। तो यहाँ आप सेल प्राइस ही मत समझिए, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उस पर जो लिखा हुआ है मार्क्स प्राइस, उस पर भी यह सेल टैक्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और यहाँ डिस्काउंट का तो मतलब समझ रहे हैं, डिस्काउंट जो है हट जाता है, घट जाता है। जैसे
कि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस जो है आपका दिया गया है। अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं इसके बारे में देख लीजिए। सेल टैक्स जो हम लोग निकालते हैं, ये निकालते हैं परसेंटेज ऑफ सेल टैक्स गुना कर दीजिए सेलिंग प्राइस बाय 100। ये फॉर्मूला बना दिया, लेकिन इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग डिस्काउंट निकाले थे ना, जैसे डिस्काउंट निकाले थे 20% ऑफ MP, उसी तरह से यहाँ भी निकालिए कि 5% ऑफ SP निकाल लीजिए। यही आपका सेल टैक्स हो गया। अगर मान लीजिए कि आप किसी दुकान में या किसी होटल में 500 रुपीज़ का खाना पीना खाते हैं, है ना, और कहता है कि भाई 5% उसमें सेल टैक्स लगेगा। तो टैक्स कितना लगेगा, सेल टैक्स कितना लगेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5% ऑफ 500 निकाल देंगे। फिर ये 5% है, 5/100 इंटू 500 कर देंगे। ये 0 0 कट गया, तो यह आपका 25 आता है। अब क्या होगा कि 500 रुपया का तो खाना आपने खाया है, उसमें यह टैक्स जुट जाएगा। समझ गए, यह टैक्स क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यह 500 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो याद रखें बच्चों कि टैक्स में जो होता है अमाउंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी कि प्रॉफिट में जैसे ऐड हो जाता है ना, प्रॉफिट मान लीजिए कि 100 रुपया किसी चीज़ का दाम है, आपने 110 रुपया में बेच दिया, तो वहाँ प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट के तर्ज पर इसका फार्मूला काम करता है, और यह डिस्काउंट में जो है लॉस के तर्ज पर फार्मूला काम करता है। अब एक चीज़ जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बैंक में, है ना, आप कुछ पैसा रखते हैं, 1000 10,000, जैसे 10,000 हम रखते हैं। तो अब यह जो अमाउंट आपने रखा, ये इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। बढ़िया से सुनेंगे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। यानी कि जो अमाउंट हम रखते हैं बैंक में या किसी को भी देते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। अब देखिए कि हम तो उसको रखेंगे कुछ समय के लिए, टाइम के लिए। मान लीजिए कि 1 ईयर्स के लिए रख सकते हैं, 2 ईयर्स के लिए रख सकते हैं, या 6 मंथ्स के लिए भी रख सकते हैं, है ना, या 2 मंथ्स के भी लिए रख सकते हैं, या 1 डेज के लिए भी 2 डेज के लिए भी रख सकते हैं। तो अगर किसी बैंक में आप कोई मनी रखते हैं, तो मनी उसमें क्या, पैसा डाले, एक क्वांटिटी हमको मिला P। तो पैसा जब रखेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम तक तो रखेंगे ना आप, तो उसमें मिला आपको T भी, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट में N से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पैसा आप काहे रखते हैं भाई, इस पे विचार कीजिए। क्योंकि आपको वो इंटरेस्ट देता है। क्या देता है भाई, इंटरेस्ट देता है, तब ना रखते हैं बैंक में। नहीं तो बैंकवा कुछ देबे नहीं करेगा, खाली वो पैसा रखल रहेगा, तो आप उसको देंगे नहीं ना देंगे, तो वो इंटरेस्ट देता है। तो सब बैंक सब तरह से इंटरेस्ट देता है। कोई 5% देता है, कोई 2% देता है, कोई 1% देता है ना। अभी जो है 3.5% दे रहा है कहीं, लेकिन वो लेता है आपसे ज़्यादा परसेंटेज में। तो क्या होता है कि आपको वो देता है इंटरेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो प्रॉब्लम में जहाँ भी जैसे देखिए परसेंटेज में लिखा हो 5%, 3.5%, 1%, 2% और 5%, ये सब क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ यह जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के साथ एक चीज़ जुड़ जाता है। वह इंटरेस्ट आपका एनुअली दे रहा है कि
हाफ ईयरली दे रहा है ना। यानी कि हर एक साल में भी, या जैसे कि बैंक का भी नियम, अपने घर में पूछिए अपने पापा से या मम्मी से, आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है। हाफ ईयरली, अभी बैंक जो है आपका हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है, यानी कि आधे आधे वर्ष में जो है इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जोड़ते चले जाता है। कहीं कहीं एनुअली इंटरेस्ट देता है। भाई एक साल जब इतना पैसा आपका रखा गया ना बैंक में, तब आपको इंटरेस्ट दे देगा, 5% इंटरेस्ट दे देगा। अब जैसे मान लिया जाए कि आप जो हैं के पास 10,000 रुपया है, तो यह 10,000 रुपया क्या हो गया भाई, पी हो गया, है ना। क्या हो गया, पी हो गया। आप जो हैं उसमें कुछ दिनों के लिए रखेंगे ना, समय के लिए, तो यह मान लीजिए 2 बरस के लिए रखते हैं, तो 2 ईयर्स हो गया। तो n इक्वल टू कितना ईयर्स हो गया, 2 हो गया आपका। अब वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा आपको, ये भी जरूरी हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो चलिए वह r जो है आपको देता है 5% देता है पर ईयर, एनुअली देता है। तो एक चीज याद रखना है ना। क्या याद रखना है, जहां भी रेट लिखा रहेगा उसके बगल में आप ध्यान से देखिए, एनुअली लिखा हुआ है कि हाफ ईयरली लिखा हुआ है कि क्वार्टरली लिखा हुआ है। क्वार्टरली का मतलब हो गया कि 3 महीना, क्वार्टरली का मतलब हो गया 3 मंथ हो गया, और हाफ ईयरली का मतलब हो गया 6 मंथ हो गया। तो ये चीज पर जरूर ध्यान दें। एनुअली का मतलब हो गया 1 साल हो गया, तो ये चीज पर ध्यान दें और इसको बड़ी बारीकी से आप नोट करें। तब उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, तो आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये 5% जो है एनुअली आपको देता है, और कहता है कि 2 बरस में कितना इनकम हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि बैंक में आप रखे, 2 साल के लिए रखे, इंटरेस्ट वो दिया, मतलब कुछ पैसा बढ़ा के दिया, वो तो बढ़ा के दिया। जब लास्ट में 2 बरस के बाद आप निकालने के लिए जाएंगे तो क्या करेगा, आपका पैसा 10,000 नहीं है रह जाएगा, तो उससे वो बढ़ा के देगा। तो अब आपको क्या देगा कि आपका जो प्रिंसिपल था, पी था, उसमें आपको इंटरेस्ट भी जोड़ के दे देगा। क्या करेगा, प्रिंसिपल जो 10,000 था, अब क्या करेगा, इंटरेस्ट भी जोड़ के देगा। तो उसको हम लोग ए कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि टोटल अमाउंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, यहाँ पर कितने चीज़ हमको मिला, एक पी, टी, टाइम, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैसा होता है, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली होता है। और उसके बाद जब हम अंतिम में 2 बरस के बाद पैसा निकालते हैं तो वो प्रिंसिपल भी देता है, या 10,000 रुपया भी हमको देगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी देगा, तो वो हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो इसी सब बातों पर यह कंपाउंड इंटरेस्ट आपका टिका हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट भी टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का ही चर्चा कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, यह होता क्या है, इसको शॉर्ट में एक लाइन में बोल रहा हूँ मैं, कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जैसे आप 1 साल तक रखे किसी पैसा को, तो 1 साल में 10,000 रुपया आप रखे थे, है ना। 10,000 रुपया का मान लीजिए कि 500 रुपया आपका इंटरेस्ट हुआ। कितना ही हुआ, 1 साल में 500 रुपया। फिर दूसरे साल में जो है, 1 साल में 1 ईयर में 500 रुपया इंटरेस्ट हुआ, तो आपको कितना वह दे दिया, 10,500 दे दिया। अब क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर जो है, आपका अमाउंट प्रिंसिपल हो गया 10,500। अब इस पर जो है वह फिर से इंटरेस्ट देगा, है ना। तो फिर से इंटरेस्ट देगा, कहने का मतलब कि पिछले साल तो वो इंटरेस्ट दिया ही 500, और फिर 2 साल हम रखे हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट का हमको इंटरेस्ट दे रहा है। यानी कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट,
उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट अगर देता है तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है क्या होता है भाई, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जब हमको मिलने लगता है तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसमें सबसे एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है अमाउंट, है ना। अमाउंट के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं P इंटू 1+R/100⁴n। तो ये अमाउंट क्या है भाई, यही अमाउंट है जिसमें क्या क्या जुड़ा रहता है, हमारा प्रिंसिपल भी जुड़ा रहता है, जो पैसा हमने जमा किया P। अब फिर क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है, वही दोनों मिलके हमारा अमाउंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इससे एक फार्मूला और बनता है कि इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, यानी कि CI इसको कहिए, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में P को माइनस कर देंगे तो CI या इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम फिर से देखेंगे। तो इस अमाउंट को निकालने के लिए P इंटू 1+R/100⁴n होता है। तो P जो है हमारा 10,000 दिया गया है और यहाँ पर 5 हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे हो गया, एनुअली हो गया। तो इस पे भी ध्यान देना है, एनुअली है कि हाफ ईयरली है। मैं आगे चल के बताऊंगा कि एनुअली रहे तो क्या करना है, हाफ ईयरली रहे तो क्या करना है, क्वार्टरली रहे तो क्या करना है ना। अब फिर उसके बाद इसको सॉल्व किए, जैसे 100 क्या हो गया, LCM हो गया। तो 100 + 5 का होल स्क्वायर, ये 105/100 हुआ। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखेंगे हम लोग, 105/100 इंटू 105/100। अब यहाँ 20 कटा, फिर ये 20 कटा, इससे हमको क्या मिल गया, 11,025 हो गया। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया ना। तो अमाउंट 11025 निकल गया। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल कितना था भाई, मात्र 10,000 था। तो हमको CI कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको माइनस कर देंगे तो 5201 1025 जो है हमारा CI निकला, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब इंटरेस्ट और इंटरेस्ट सब जोड़ के हैं उसमें। और CI निकालने का डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, वो क्या होता है, P इंटू 1+R/100⁴n होता है ना। यानी कि P इंटू 1+R/100⁴n - P, ये P से इसको भी गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है आपका, यही न है अमाउंट, ये क्या है आपका अमाउंट है, इसलिए इससे ये हो गया आपका अमाउंट अब माइनस P, यानी कि CI आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको अमाउंट पता हो और आपने कितना जमा किया है, प्रिंसिपल आपका कितना है पता हो, तो उसको माइनस करके आप निकाल सकते हैं। या नहीं तो मान लीजिए कि डायरेक्ट ही आपको निकालना है, तो डायरेक्ट का फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं, है ना। आप जानते ही होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, SI जो होता है, वह क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाय क्या होता है, 100। इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, इसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि 10,000 हो गया आपका, रेट कितना था, 5 था, टाइम कितना था, 2 इयर्स था, बाय 100 कर दिए तो ये 0 कट गया, 5 दूना 10। तो यहाँ पर देखिए आपको मिला 1000 सिंपल इंटरेस्ट, और जबकि CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिला था, 1025 मिला था। तो देख रहे हैं ना, देख सकते हैं कि CI जो होता है वह उसमें हमेशा ज़्यादा अमाउंट मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा कम अमाउंट मिलता है। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे।
इसमें मैं एक प्रॉब्लम पढ़ता हूँ कि ए फर्नीचर सेलर इज ऑफरिंग ए कैश डिस्काउंट ऑफ 14% फॉर मेकिंग कैश परसेंट इफ रवि बाउट ए सोफा बाय मेकिंग कैश पेमेंट 8600 तो देन फाइंड द डिस्काउंटेड अमाउंट। तो ये आपका किस पे हो गया, डिस्काउंटेड अमाउंट पर। तो ये देखिए कि रवि नाम का जो व्यक्ति था उसको कैश पेमेंट किया, तो इसीलिए 40% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, है कि नहीं, क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट के बाद वो पेड किया, कितना पेड किया भाई, 8600 वह पेड किया, है कि नहीं। यानी कि मार्क्स प्राइस में हमारा डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट के बाद रवि के लिए यह क्या हो गया, दुकानदार के लिए यह सेलिंग प्राइस हो गया। शॉपकीपर के लिए क्या हो गया भाई, ये सेलिंग प्राइस हो गया 8600। और रवि के लिए क्या हो गया, रवि के लिए यही चीज़ क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस उसको 8600 पड़ा। तो इसमें कहता है कि 14% डिस्काउंट मिला। तो बड़ी आसानी से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट इक्वल टू हमारा क्या होता है, 14% ऑफ मार्क्स प्राइस, है ना। अब यहाँ मार्क्स प्राइस दिया ही नहीं है, मार्क्स प्राइस हमको मांग रहा है। तो मार्क्स प्राइस जो भी होगा इसका, है ना, तो और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब याद कीजिए आप, इसमें जो है 14% डिस्काउंट है। क्या हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, हमने कहा था SP/MP याद रखो, अब बटे 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। बस यही फॉर्मूला याद रखना है। इसमें SP देखिए कितना दिया गया है, 8600 दिया गया है, और MP हमको निकालना है। 100 माइनस कितना हो जाएगा, 14, अब बाय 100। तो इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 100 में 14 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 86 बचता है ना, 86। अब बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 86/100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो MP गुना 86 इक्वल टू 100 इंटू 8600। तो MP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 8600। अब बाय कितना हो गया, यह आपका 100 चला आया, 86 चला आया नीचे, ये जो 86 है इधर आके भाग लग जाएगा, तो ये 100 बार में कट जाता है। तो यानी कि 10,000 उसका क्या हो गया, MP हो गया। उस अनबारी की कीमत कितनी थी, 10,000 रुपये थी। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये कहता है कि टू प्रमोट ए सेल ए शॉपकीपर चार्ज इतना फॉर ए TV सेट विथ द मार्क्स प्राइस ऑफ 7,600। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम टू द कस्टमर। अब देखिए क्या किया कि एक TV था, है ना, और TV का मार्क्स प्राइस जो था 15,488 था, 15,488 था। और वो क्या करता है, सेलिंग कर दिया, इतना माफ करेंगे, सेलिंग हो गया, सेलिंग प्राइस इतने पे सेल कर दिया। और जबकि मार्क्स प्राइस कितना था उसका 17,600, है ना, 17,600 था। अब ये पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। फॉर्मूला एक लौता है, क्या है भाई, याद रखिए, SP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए SP कितना है भाई, 15,488 बाय मार्क्स प्राइस कितना है, 17,600 है, और यह 100
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों सेम होता है, क्योंकि 100 में 100 से भाग दिए तो 1 बचा, और डिस्काउंट परसेंट में 100 से भाग दिए तो 1 बचा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 हो गया। अब इसी को तो सॉल्व कर देना है आपको। क्या करना है, इसी को सॉल्व कर देना है। ये एकलौता फॉर्मूला हमारा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको चूंकि यहाँ माइनस में है तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंट बटे 100 हो जाएगा। और ये 1 माइनस 15,488 अब बाय कितना हो गया, 17,600 हो गया। इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब इसमें 1 माइनस 15,488 बाय 17,600 हो गया ये। अब इसका एलसीएम लिखें 17,600, तो 17,600 में माइनस हो जाएगा 15,488। इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो यह हमारा आ जाता है कितना, 12112 बाय 17600 आ जाता है। ये डिस्काउंट परसेंट को इधर रहने देते हैं तो 100 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2020 कट जाएगा, यानी कि 2112 बाय 176 आपका बचता है। अब देखिए इसको जो है हम लोग 11 से कटाते हैं। 11 कम 11, 11 दूना 11 छः के 66। यह एक बार में 11 हुआ कटा, और फिर इसके बाद यहाँ पे बच गया 10, 110 99 9 बार में, और 9 9 10 11 110, फिर ये 2 बार में 192/16, तो 16 कम 16, 16 17 18 19 20, 16 16 दूना 32, 16 का 16, 16 दूना 32, तो 12% ये हमारा डायरेक्ट निकल गया आंसर, है ना। ये जो है 12 बार में कट जाएगा। तो हालांकि इसको जो है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए ठीक से। और बच्चों मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब जब ठीक होगा तभी आप मैथ्स को सीख पाएंगे। अगर इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो डेली आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी मल्टीप्लाई अगर आ जाए सामने में तो उसको खुद मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे वो 10 बार गलती क्यों नहीं हो जाए, लेकिन मल्टीप्लाई खुद से करना है, कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है।